डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मजदूरी निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं। इसे मांग तथा पूर्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार मजदूरी श्रमिक की सेवा की कीमत है। अतः जिस प्रकार से किसी भी वस्तु की कीमत उसकी मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है, उसी प्रकार श्रमिक की मांग तथा पूर्ति द्वारा मजदूरी निर्धारित होती है। इसलिए मजदूरी के निर्धारण के लिए श्रम की मांग, उसकी पूर्ति, मांग और पूर्ति की अंतःक्रिया की विवेचना करना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रम की मांग। आप सब जानते हैं श्रम की मांग इसलिए की जाती है क्योंकि श्रमिक उत्पादन कार्य में सहायता देता है। अतः श्रम की मांग कैसी है? व्युत्पन्न या डिराइव्ड डिमांड है। श्रमिक की मांग उन वस्तुओं और सेवाओं की मांग पर निर्भर करती है जिनका वे उत्पादन करते हैं। श्रम की मांग मजदूरी की निश्चित दर पर श्रमिकों की वह संख्या है जिन्हें उत्पादक काम पर लगाना चाहता है। आप लोग सब जानते हैं कि कोई भी उत्पादक श्रम को उसकी सीमांत उत्पादकता अर्थात मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से अधिक मजदूरी नहीं देना चाहेगा। अतः श्रमिक की अधिकतम मजदूरी उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होगी। श्रम की मांग पर अन्य तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे श्रमिक द्वारा बनाई गई वस्तु की मांग, उत्पादन के अन्य साधन की कीमत। तो श्रमिकों के द्वारा बनाई गई वस्तु की मांग यदि अधिक है तो श्रमिकों की मांग भी अधिक होगी, और उनकी मांग कम है तो श्रमिकों की मांग भी क्या होगी? कम होगी। श्रमिकों की मांग पर उत्पादन के दूसरे साधनों की कीमतों तथा उनके साथ श्रमिकों की स्थानापन्न की संभावनाओं पर प्रभाव पड़ता है। यदि अन्य साधन महंगे हैं तो अन्य साधनों की तुलना में श्रमिकों की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि अन्य महंगे साधन के स्थान पर श्रमिकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा। और यदि अन्य साधन सस्ते हैं तो श्रमिकों की मांग क्या होगी? कम हो जाएगी, क्योंकि उसके स्थान पर अन्य साधन अधिक लगाए जाएंगे। तकनीकी दशाओं में परिवर्तन आने से भी श्रम की मांग पर प्रभाव पड़ेगा। यदि मशीनें श्रमिकों की स्थानापन्न हैं तो मशीनों के आने के साथ ही श्रम की मांग बढ़ जाएगी। इसके विपरीत यदि देश में निवेश बढ़ेगा तो क्या होगा? श्रम की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि निवेश बढ़ने पर श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता बढ़ जाती है। तो ये हमने मांग वक्र दिखाया है। वाई एक्सिस पे मजदूरी और एमआरपी सीमांत आय उत्पादकता है, और एक्स एक्सिस पर श्रम की इकाइयाँ हैं। यह मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ है, अर्थात मजदूरी अधिक होने पर श्रम की मांग कम की जाएगी और मजदूरी कम होने पर श्रमिकों की मांग बढ़ जाएगी। अब हम लोग विवेचन कर रहे हैं श्रम की पूर्ति पर। श्रमिकों की पूर्ति और मजदूरी दर में सीधा डायरेक्ट संबंध है, अर्थात मजदूरी बढ़ने पर श्रमिकों की पूर्ति भी बढ़ जाएगी। श्रम की पूर्ति से हमारा आश्चर्य यह है कि एक विशेष प्रकार का काम करने वाले श्रमिकों की संख्या से है, जो खुद को रोजगार के लिए विभिन्न मजदूरी दरों पर पेश करते हैं। कार्य करने के घंटे या दिन जो प्रत्येक श्रमिक मजदूरी की विभिन्न दरों पर देने के लिए तैयार है। अतः श्रम की पूर्ति से अभिप्राय उन घंटों अथवा दिनों से है जिन्हें वे विभिन्न दरों पर काम के लिए प्रस्तुत करने को तैयार हैं। प्रत्येक श्रमिक यह अवश्य चाहेगा कि अपने श्रम को बेचकर इतना धन अवश्य प्राप्त करे जिससे वो न्यूनतम जीवन स्तर को कायम कर सके। और इसके अतिरिक्त श्रमिक की पूर्ति आर्थिक, सामाजिक, अनार्थिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों द्वारा भी प्रभावित होती है। आर्थिक तत्व जो कि श्रम की पूर्ति को प्रभावित करते हैं वो हैं वर्तमान रोजगार, मौद्रिक आय बढ़ाने की इच्छा, श्रम साधन की शक्ति, जनसंख्या का आकार, आय का वितरण। और अनार्थिक तत्व है घरेलू वातावरण, घर के लिए मोह, सामाजिक वातावरण, शिक्षा आदि। तो इन सब तत्वों के आधार पर एक श्रमिक यह निर्णय लेता है कि वह अपने समय को कार्य तथा आराम के मध्य किस प्रकार से विभाजित करेगा।
श्रम का पूर्ति वक्र साधारणतया बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता हुआ होता है, परंतु मनोवैज्ञानिक तत्वों के कारण पूर्ति वक्र पीछे की ओर मुड़ने वाला भी हो सकता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि एक निश्चित सीमा तक मजदूरी अधिक मिलने पर श्रमिक आराम की अपेक्षा कार्य को अधिक पसंद करेगा। इसलिए क्या होगा? अधिक मजदूरी पर श्रम की पूर्ति भी बढ़ जाएगी। लेकिन एक निश्चित सीमा से अधिक मजदूरी बढ़ने पर श्रमिक आराम को कार्य की अपेक्षा अधिक पसंद करेगा। इसलिए उस सीमा से अधिक मजदूरी बढ़ने पर श्रम की पूर्ति कम होने लगती है और पूर्ति वक्र पीछे की ओर मुड़ जाता है। मजदूरी की परिवर्तन का श्रम की पूर्ति पर प्रभाव दो प्रकार से होता है। एक होता है प्रतिस्थापन प्रभाव। इसके अंतर्गत मजदूरी बढ़ने पर श्रमिक और अधिक कार्य करना पसंद करेगा और वो आराम के स्थान पर कार्य करेगा, अर्थात आराम के घंटों के स्थान पर वो काम के घंटों को प्रतिस्थापित करेगा। इस प्रकार से हम लोग किस निष्कर्ष पे पहुंचे कि प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण मजदूरी बढ़ने पर श्रम की संख्या बढ़ती है, अर्थात ये सकारात्मक होता है। दूसरा जो प्रभाव होता है वो है आय प्रभाव। आय प्रभाव क्या है? जब मजदूरी बढ़ती है तो श्रमिकों की जो आर्थिक स्थिति है वो पूर्वापेक्षा अच्छी हो जाती है और इस वजह से वो काम के स्थान पर आराम को प्राथमिकता देने लगता है। तो आय प्रभाव के कारण मजदूरी बढ़ने पर श्रमिक कम काम करना चाहता है। तो इस प्रकार से आय प्रभाव क्या हो गया? नेगेटिव, ऋणात्मक हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि मजदूरी के बढ़ने पर दो परस्पर विरोधी प्रभाव होते हैं। एक और प्रतिस्थापन प्रभाव है जो श्रम की पूर्ति को बढ़ाता है और दूसरी ओर आय प्रभाव है जो श्रम की पूर्ति को कम करता है। तो एक सीमा तक तो प्रतिस्थापन प्रभाव आय प्रभाव की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है, जिसकी वजह से श्रम की पूर्ति बढ़ती जाती है। लेकिन एक सीमा के पश्चात आय प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हो जाता है, इसलिए श्रम की पूर्ति कम होने लगती है। तो श्रम का पूर्ति वक्र है वो वाई अक्ष की तरफ मुड़ा हुआ होता है, जैसा कि रेखा चित्र में स्पष्ट दिखाई देता है। इधर हमने एक्स एक्सिस पे श्रम की इकाइयाँ दिखाई है, वाई एक्सिस पे मजदूरी दिखाई है। एक सीमा तक आप ये देखिए मजदूरी बढ़ने के साथ साथ श्रम की इकाइयाँ बढ़ रही है, तत्पश्चात मजदूरी बढ़ने के बावजूद भी श्रम की पूर्ति कम होने लगती है। तो ये हमने निकाला है श्रम का पूर्ति वक्र। अब हम लोग देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी का निर्धारण कहाँ और कैसे होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी वहाँ निर्धारित होगी जहाँ किसी साधन की मांग और पूर्ति उद्योग के लिए क्या वो बराबर हो जाए, अर्थात दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में श्रमिक की सीमांत आय उत्पादकता अथवा सीमांत भौतिक उत्पादकता का मूल्य एमआरपी और वीएमपी चूंकि बराबर होगी दीर्घकाल में, उसके बराबर मजदूरी प्राप्त होगी। हमने रेखा चित्र के द्वारा इसको स्पष्ट किया है। इधर वाई एक्सिस पर वेजेज को दिखाया गया है, एक्स एक्सिस पर श्रम की इकाइयों को प्रदर्शित किया गया है। डी श्रमिक की मांग वक्र को बताता है और ऐसा श्रम की सप्लाई कर्व को बताता है। तो मजदूरी का निर्धारण कहाँ होगा? जहाँ दोनों वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, ई पॉइंट पर इसका निर्धारण होगा। अब ये जो मजदूरी निर्धारित होगी वो एक फर्म के लिए दी हुई होगी। इस मजदूरी दर में हम फर्म के संतुलन को दो अवधियों में देख सकते हैं, एक अल्पकाल और दूसरा दीर्घकाल। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अल्पकाल की। अभी मैंने आपको बताया था अल्पकाल वह समय अवधि होती है जिसमें कम से कम एक साधन की पूर्ति स्थिर रहती है। अतः अल्पकाल में एक फर्म के लिए मजदूरों को रोजगार देने से संबंधित तीन स्थितियां हो सकती है। पहले हो सकती है असामान्य लाभ। देखिए इस डायग्राम में मजदूरी का निर्धारण OW हुआ है और आगे हम लोग कल देखेंगे।